हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, और अगर लैंड वाइज या एरिया वाइज देखोगे तो दुनिया का तीसरे नंबर का, रसिया और कनाडा के बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश चाइना। एक ऐसा देश जो 14 देशों से 14 कंट्रीज से अपनी लैंड शेयर करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इन देशों की 22,000 किलोमीटर से ज्यादा बाउंड्री चाइना से टच होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 14 की 14 कंट्रीज के साथ चाइना का इनकी टेरिटरी पर कहीं ना कहीं विवाद नजर आता है, डिस्प्यूट नजर आता है। फिर चाहे हम बात करें इंडिया की, रशिया की, भूटान की, तिब्बत की, मंगोलिया की, नॉर्थ कोरिया की, या फिर बात करें कजाकिस्तान की। ये कंट्रीज तो फिर भी चाइना के बॉर्डर पे हैं, बट कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो चाइना की बॉर्डर से बहुत दूर हैं, फिर भी चाइना उन कंट्रीज की टेरिटरी पर क्लेम करता है। अगर आप मैप में देखोगे तो 5 जियोग्राफिकल टाइम जोन कवर करता है चाइना। यहाँ पे 56 एथनिक ग्रुप हैं जिनमें 300 लिविंग लैंग्वेज बोली जाती है, जिनमें मैंडरीन सबसे ज़्यादा 955 मिलियन लोग बोलते हैं। चाइना को गवर्न करती है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिनके लीडर है शी जिनपिंग। हम सबको पता है चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और कगार पर है सुपर पावर बनने के। बट इतनी बड़ी टेरिटरी होने के बावजूद, इतना सब कुछ उसके पास होने के बावजूद अपने को एक्सपेंड करना चाह रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इस बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे 4 ऐसी टेरिटरीज की जिसमें चाइना अपना हक जताता है, क्लेम देता है, जिसमें से 2 इंडिया की टेरिटरीज भी हैं। और फिर हम उससे एक कंक्लूजन निकालेंगे और हम जानेंगे कि क्यों चाइना ऐसा कर रहा है। चाइना का इसके पीछे का एम 3 रीजन से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो यह है कि चाइना अपना इकोनॉमिक और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहा है पूरी दुनिया भर में। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि चाइना दूसरे देशों का, दूसरी कंट्रीज का ध्यान हटाना चाहता है कोविड से, इस पैंडेमिक से, क्योंकि इसका जो बर्थ हुआ था, इसका जो उदय हुआ था वो चाइना से ही हुआ था। तीसरा जो रीजन बताया जाता है वो बताया जाता है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन का। अगर आपको हिस्ट्री थोड़ा बहुत मालूम है, चाइना 18वीं सदी में सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन से गुजरा था। आपने कई बार देखा होगा शी जिनपिंग अपने स्पीचेस में बहुत बार इस वर्ड का, इस फ्रेज का यूज करते हैं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, जिसमें बहुत सारे देशों ने चाइना को उस समय ह्यूमिलेट किया था, उस समय चाइना पर राज करने की सोची थी। तो दोस्तों बात करते हैं उन 4 टेरिटरीज की जिसमें चाइना अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद हम जान पाएंगे, हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ताइवान की। आपने चाइना और ताइवान के नाम को बहुत बार सुना होगा। ताइवान, जिसे हम ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में चाइनीज ताइपे या ताइपे के नाम से जानते हैं, जिसे हम मेन लैंड चाइना समझते हैं या जानते हैं, उसे कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो ताइवान है उसे हम जानते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से। आपने गौर किया होगा दोनों देशों के नाम पे चाइना जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिकली ताइवान एक आइलैंड है जो 1950 से एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है, एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र रहा है। लेकिन चीन इसे अपना एनिमी मानता है, अपना एक विद्रोही मानता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है, कुछ उसी तरीके का रिलेशन होता है चाइना और ताइवान के बीच। एक तरफ ताइवान अपने को सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है और दूसरी तरफ चाइना उसे अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है, और वो कहता है कि हम इसे अपने पे मिला के रहेंगे, चाहे हमें कोई बल का प्रयोग करना पड़े या फिर हमें वॉर भी करनी पड़े। दोस्तों चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है 1949 से। ये वो दौर था दोस्तों जिस समय चाइना में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध हो रहा था, जिसमें माओ जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने चियांग काई शेक जो कि एक नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनको हरा दिया था। और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का उस समय उदय हुआ था 1949 में, इंडिया की आज़ादी से लगभग 2 साल बाद। उस समय कहा जाता है कि चियांग काई शेक जो कि नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर थे, वो भाग के ताइवान में बस चुके थे। वहाँ पे 50 लाख लोग उनके साथ गए थे। उसके बाद कम्युनिस्ट चाइना ने नेशनलिस्ट चाइना यानी ताइवान पर इन्वेड करने की कोशिश की थी, पर चियांग काई शेक जो नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनके प्रो अमेरिकन होने का फायदा उन्हें मिला और अमेरिका बीच में वहाँ पे आ गया, जिस वजह से चाइना उस टाइम पर ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाया, उसे हड़प नहीं पाया। और यहीं से बताते हैं कि 2 चाइनीज देश दुनिया के सामने आए और आज तक दोनों मेन लैंड चाइना होने का दावा करते हैं। उसके बाद दुनिया की सियासत बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी और उस टाइम पे ताइवान जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर हुआ करता था, और कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका का पूरा समर्थन था ताइवान को। लेकिन हालात कुछ टाइम बाद बदल गए और इसका सबसे बड़ा रीजन था मार्केट। उस समय अमेरिकन बिजनेस कंपनीज एक मार्केट ढूंढ रही थी, और जो मेनलैंड चाइना था उसकी कुल आबादी थी 600 मिलियन, और जो ताइवान था उसकी कुल आबादी थी 12 से 18 मिलियन।
और उस समय अमेरिका मेनलैंड चाइना को रिकॉग्नाइज करने लगा, जिसे हम आज कम्युनिस्ट चाइना कहते हैं। और अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ दर्जन भर देश ही बचे हैं पूरी दुनिया भर में जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं, और ये कंट्रीज भी हेती, पराग्वे जैसी छोटी कंट्रीज है। और दोस्तों, ये हुआ है चाइना की अटैकिंग फॉरेन पॉलिसी के चलते, जिसका नाम है वन चाइना पॉलिसी। जब भी कोई कंट्री चाइना के साथ कुछ भी इनिशिएट करता है तो उसको एक एग्रीमेंट पे साइन करना होता है, जिसका नाम होता है वन नेशन पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि कोई भी देश चाइना के साथ कुछ भी इनिशिएट करता है तो उसे मानना होगा कि दुनिया में सिर्फ एक ही चाइना है, जो कि है मेनलैंड चाइना, और जिसे हम कम्युनिस्ट चाइना बोलते हैं। और चाइना की इस पॉलिसी के चलते दुनिया के सिर्फ 19 देश ऐसे रह गए हैं जो ताइवान को एज अ कंट्री मानते हैं, एक इंडिपेंडेंट देश मानते हैं। सो अब बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत का चाइना के साथ बहुत पहले से संबंध रहे हैं। आप देखते होंगे कि इंडिया में भी बहुत सारे तिब्बती लोग रहते हैं, और आजकल हम फ्री तिब्बत के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। ये जो मूवमेंट है ये बहुत पहले से होता आ रहा है, बट आजकल चाइना के खिलाफ बहुत सारी कंट्रीज हो गई है। सो ये जो मूवमेंट है ये बहुत तेजी से फोर्स में आया है। तिब्बत इज हाईएस्ट रीजन ऑन द अर्थ। यहाँ की एवरेज एलिवेशन लगभग 5000 मीटर होती है। अगर आप इस मैप को देखोगे तो लगभग 1/4 हिस्सा चाइनीज टेरिटरी का तिब्बत है। दोस्तों, तिब्बत की कहानी स्टार्ट होती है 1949 से, जब वहाँ के कम्युनिस्ट लीडर माओ ने अनाउंस किया कि अब चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना ना होकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाएगा, जो एक कम्युनिस्ट चाइना होगा। और ठीक एक साल बाद 1950 में कम्युनिस्ट चाइना ने तिब्बत पर इन्वेड किया। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो 1912 में 13वें दलाई लामा, अभी तो 14वें चल रहे हैं, पर उस समय के 13वें दलाई लामा ने अनाउंस किया था कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट और रिलीजियस एक स्टेट है, रिलीजियस कंट्री है। उस टाइम पे तिब्बत का खुद का अपना फ्लैग होता था, करेंसी होती थी, स्टैंप्स होते थे, पासपोर्ट होता था, और वहाँ की खुद की आर्मी हुआ करती थी। खुद तिब्बत ने बहुत सारी ट्रीटी साइन की हुई थी और बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता था तिब्बत अपने आस पड़ोस के देशों से। सो जब 1950 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया तो उस टाइम के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जो थे माओ, उन्होंने पूरी दुनिया भर में ये बताया कि हम तिब्बत को इन्वेड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी जो वहाँ के इन्फ्लुएंस है उससे तिब्बत को बचाना चाह रहे हैं। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चाइना ने तिब्बत के साथ क्या किया। अकॉर्डिंग टू 14th दलाई लामा, जो अभी दलाई लामा है, उस समय उनकी एज लगभग 15 ईयर्स थी। तो वो कहते हैं कि उस समय जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया था, उस टाइम पे 8000 सोल्जर्स तिब्बत के मारे गए थे। उस टाइम पे पूरी दुनिया देखती रही, किसी का कोई कमेंट नहीं आया। यहाँ तक कि इंडिया ने भी कोई भी कमेंट इस पर नहीं किया, क्योंकि इंडिया और चाइना की दोस्ती उस समय अच्छी थी और इंडिया उस समय चाइना से किसी भी कीमत पर दुश्मनी मोड़ लेने के पक्ष में नहीं था। करीब 1 साल तक ये चलता रहा और फिर 1951 में चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत को ऑफर दिया, जिसका नाम था 17 पॉइंट एग्रीमेंट। चाइना उस टाइम पे तिब्बत पर काफी हद तक इन्वेड कर चुका था और 2 बड़े बड़े प्रोविंसेस चाइना के पास थे। तो चाइना ने शर्त रखी, एक एग्रीमेंट दिया और कहा कि तिब्बत में जितने आगे तक हम आ गए हैं वहां तक हमारा पार्ट आता है, और उसके बाद तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन होगा जिसमें चाइना का डिप्लोमेटिक कंट्रोल होगा। उस टाइम पे तिब्बती लीडर इस ट्रीटी पर साइन कर गए, क्योंकि तिब्बती लोग उस टाइम पे पीस चाहते थे और उन्होंने सोचा था कि 17 पॉइंट एग्रीमेंट के बाद वहां पर शांति हो जाएगी। बट उनका सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि चाइना वहां पे बहुत सारे अत्याचार करने लगा और उसके बाद 1958 में तिब्बती लोग सड़कों पे उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन प्रोटेस्ट का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं था, बहुत सारी जानें उस प्रोटेस्ट में गई थी। इसलिए 1959 में दलाई लामा, 14th दलाई लामा इंडिया में शरण लेने आए और उनके साथ लगभग 80,000 तिब्बती लोग थे। फिर 1965 में चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन को, जो कि 17 पॉइंट एग्रीमेंट का पार्ट था, जिसमें तिब्बतियन के पास खुद के राइट्स तो थे बट चाइनीज गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल रखेगी। फिर 1987 में दलाई लामा ने, 14th दलाई लामा ने फिर से चाइनीज गवर्नमेंट के पास गुहार लगाई कि वो तिब्बत को फ्री कर दे और फ्री तिब्बत मूवमेंट चलाया, पर चाइनीज सरकार ने इस बात पर कोई भी कमेंट करना जरूरी नहीं समझा। फिर 1988 में चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत पर मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर 1989 में दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज मिला। अब दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, किसी इंसान, किसी व्यक्ति को पीस के लिए नोबेल प्राइज मिलता है और उसे चाइनीज गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट बोलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के अरुणाचल प्रदेश की। आपने बहुत बार इस डिस्प्यूट के बारे में सुना होगा। अरुणाचल प्रदेश पर भी चाइना अपना अधिकार जताता है, वहां की टेरिटरी को क्लेम करता है, और ये डिस्प्यूट है मैकमेहन लाइन का। अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में और तिब्बत के साउथ में, जो कि अब चाइनीज गवर्नमेंट की एक टेरिटरी है, पर एक डिमार्केशन लाइन है जिसे हम बोलते हैं मैकमेहन लाइन, लेकिन चाइना इसे नहीं मानता।
इसका रीजन दोस्तों ये है कि 1913-14 में शिमला समझौता हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने चाइनीज, तिब्बतियन और इंडियन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव को न्यौता दिया था, जिसमें इस डिमार्केशन के लिए बात की जा रही थी। और तब वहां पे मैकमहोन लाइन को स्टैब्लिश किया गया। बट चाइना इसे इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव उस समय वहां पे मौजूद नहीं थे। चाइना इस समझौते के लिए आया ही नहीं था। चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उनके साउथ तिब्बत का एक पार्ट है। दोस्तों 1962 की साइनो इंडियन वॉर में चाइनीज बहुत अंदर तक अरुणाचल प्रदेश में आ गए थे, यानी असम की जो बाउंड्री है आप मैप में देख सकते हो, वहां तक चाइनीज आर्मी आ गई थी, लेकिन बाद में वो पीछे चले गए। इसमें चाइना की कोई अच्छाई नहीं थी दोस्तों। उस समय ना चाहते हुए भी नेहरू जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय जॉन एफ कैनेडी हुआ करते थे को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने हेल्प मांगी थी। और तभी चाइनीज ट्रूप्स पीछे हट गए, क्योंकि चाइना नहीं चाहता था कि अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री इस वॉर में इन्वॉल्व हो। दोस्तों चाइना स्पेशली इंटरेस्टेड है वहां पे तवांग डिस्ट्रिक्ट पर, जो आप मैप में देख सकते हो। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना अज्यूम करता है कि सिल्वर और गोल्ड के बहुत सारे डिपॉजिट्स मौजूद हैं आंध्र प्रदेश में, क्योंकि उससे नॉर्थ में जो भी चाइनीज टेरिटरी है वहां पे चाइना ने बहुत सारी माइनिंग की हुई है और उन्हें बहुत सारे डिपॉजिट्स मिले हैं। कहा जाता है कि लगभग $60 बिलियन के डिपॉजिट्स मिले हैं चाइना को वहां पे। सो चाइना अज्यूम कर रहा है कि वो आंध्र प्रदेश में भी मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं अक्साई चीन के बारे में। अक्साई चीन के बारे में हम आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। अक्साई चीन पर भी इंडिया और चाइना का क्लैश है बॉर्डर रीजन पर। अगर आप मैप में देख रहे होंगे तो जो ये वाला पार्ट है ये है अक्साई चीन, जो अभी चाइना के पास है। इंडिया क्लेम करता है कि अक्साई चीन इंडिया के लद्दाख का एक पार्ट है, और चाइना क्लेम करता है कि ये उनके ऑटोनोमस रीजन सिंगजांग वीगर का एक पार्ट है। 6 अगस्त को इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक रेजुलेशन पास किया, जिसमें उन्होंने कहा पीओके और अक्साई चीन दोनों जम्मू और कश्मीर के एक पार्ट हैं। कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात हुआ। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। दोस्तों मुद्दा स्टार्ट होता है 1865 से। 1865 में सबसे पहले इस बाउंड्री पर डिमार्केशन हुआ था, जिसे जॉनसन लाइन कहा जाता है, आप मैप में देख सकते हो। ये ब्रिटिश सर्वे द्वारा तय किया गया था, जब तक एक ब्रिटिश जनरल जॉर्ज मैकार्टने ने एक लाइन और प्रपोज नहीं की, जिसका नाम था मैकार्टने मैकडोनाल्ड लाइन। इसके बाद से चाइना इसे अपनी डिमार्केशन लाइन मानने लगा, और इंडिया अब भी जॉनसन लाइन को अपना डिमार्केशन मानता है चाइना के साथ। उसके 50 साल बाद मैकडोनाल्ड लाइन और जॉनसन लाइन के बीच के एरिया में चाइना ने एक रोड कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, जो तिब्बत को जियांगजान से जोड़ती थी। अब क्योंकि वो बहुत रिमोट एरिया है और बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं, बहुत कम आबादी है वहाँ की, इसलिए इंडिया ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। और जिस वजह से कुछ साल बाद इंडिया को पता लगा कि चाइना ने वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट की है, जिसकी वजह से इंडिया कॉन्शियस हो गया। और कहा जाता है कि वन ऑफ द रीजन है 1962 की साइनो इंडियन वॉर का। जब 1962 में वॉर हुई तो चाइनीज आर्मी लद्दाख में जहां तक आगे बढ़ी, उस लाइन को वहां पे बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और आज की डिमार्केशन वही है इंडिया और चाइना के बीच। तो आप देख सकते हैं 3 डिमार्केशन है, जिसमें इंडिया मानता है जॉनसन लाइन को, चाइना मानता है अभी वाले को, और उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर दोस्तों 1993 में इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें इंडिया और चाइना को डिमार्केशन लाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का और दोनों के बीच पीस मेंटेन करने की बात कही गई थी। बट ये पीस ज्यादा साल तक नहीं चलने वाली थी, और आजकल हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। चाइना इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है गलवान वैली में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि चाइना कैसे इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है और क्या उसका एम है। जो 3 रीजन मैंने बताए हैं, उनमें से जो आपको सबसे ज्यादा नेचुरल लगता है उसे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आशा करता हूं दोस्तों ऐसे ही आप हिस्ट्री को, पास्ट को जानकर प्रेजेंट के बारे में राय देंगे अपनी, और प्रेजेंट को जानकर पास्ट के बारे में राय देंगे। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।